ओला, उबर, रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर में अपनी टैक्सी चलाने वाले टैक्सी ड्राइवर आज बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं ओला, उबर, रैपिडो 10 रुपए किलोमीटर दे रहे हैं। 7 रुपए हमारी कॉस्ट पड़ रही है, 3 रुपए में हम अपने बच्चे पाले, किराया दे का क्या करें? प्राइवेटीकरण बंद, प्राइवेट को हम नहीं लागू करने देंगे। वही 1.5 घंटे का राइड हमें दिन में 300 रुपए मिलता है, और वही 1.5 घंटे का राइड शाम को 800 रुपए मिलता है। क्यों? मैं पिकअप करने जाता हूँ, राइड कैंसिल हो जाती है, उसका भी पैसा नहीं मिलता है। आज से 10 साल पहले सीएनजी का रेट 50 रुपए था और आज 77 रुपए हो रखा है, लेकिन किराया जो 10 साल पहले था आज भी किराया वही है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो फिटनेस फीस 0 की थी, इन्होंने उसको 800 रुपए कर दिया। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। ओला, उबर, रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर में अपनी टैक्सी चलाने वाले टैक्सी ड्राइवर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे हैं और बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी बड़ी मांग है, सबसे पहली तो ये है कि भाई न्यूनतम 25 रुपए प्रति किलोमीटर किराया इनको दिया जाए। दूसरा, जो प्राइवेट गाड़ियां कमर्शियल में चल के टैक्सी बन के चल रही हैं, उन पर तुरंत रोक लगाई जाए। तीसरा, जो प्राइवेट बाइक चल रही हैं टैक्सी बनकर, इन पर तुरंत रोक लगाई जाए। और जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं जैसे ओला, उबर, रैपिडो, इनके पास जो अनुमति है कि वो 50% तक कम किराया ले सकते हैं, ये अनुमति इन कंपनियों से तुरंत वापस ली जाए। ये विरोध प्रदर्शन तब हो रहा है जब हाल ही में भारत टैक्सी नाम की भारत सरकार की एक नई ऐप, जैसे ओला, उबर, रैपिडो है, इसी को टक्कर देने के लिए भारत टैक्सी जैसी एक नई ऐप मार्केट में आई है। तो टैक्सी ड्राइवर जंतर मंतर पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सामान्य घटना नहीं है। और आप बाकी चैनलों पर भी देखिएगा कि कितने न्यूज़ चैनल या कितने सोशल मीडिया चैनलों पर इनकी बात कितनी प्रमुखता से उठाई जा रही है। मैं जानता हूँ कि जो आम लोग हैं उनमें भी जो टैक्सी ड्राइवर हैं उनके प्रति नाराजगी है, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन इनका पक्ष भी आना जरूरी है। जहां कस्टमर की शिकायत ये होती है कि भाई कई बार जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो बदतमीजी करते हैं। आप बुकिंग करते हैं कैब से तो ये लोग जो है बुकिंग कैंसिल कर देते हैं, या आपको ही कह देते हैं कि आप ही कैंसिल कर दीजिए, या कई बार आप चलने के लिए कहते हैं, ये वहां नहीं चलते। ये सारी शिकायतें हैं, इनके बारे में जानूंगा। लेकिन पहले इनके मुद्दे क्या हैं, क्यों ये आज अपना काम धंधा छोड़कर, ये वो लोग हैं जो रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं, एक दिन अगर काम पे ना जाएं तो इनके जो है घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो जाए, तो ये क्यों अपना काम धंधा छोड़कर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, सांकेतिक रूप से ये देखिए, लोकतंत्र है, अपनी बात कहने के लिए आपको शांतिपूर्ण तरीके से बात कहनी होती है, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, अपने आप को जंजीरों में जकड़कर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम रविंदर सिंह है, मैं चालक शक्ति यूनियन से जनरल सेक्रेटरी हूँ। ठीक है, क्यों आपने ये जंजीर डालकर आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये जंजीरों के ऊपर लगे ताले, ये सिंबल है उन 3 लोगों के खिलाफ जो हमारी इस हथकड़ी का प्राय बने हैं। पहला, सरकार जिनकी गलत नीतियां हमें गर्क में डाल रही हैं। दूसरा, कॉरपोरेटिव जिसे एग्रीगेटर कहते हैं, जिन्होंने प्राइवेट बाइकों को जगह देकर हमारे धंधे को खाया है। सारे टैक्स हम देते हैं, सारी परेशानियां हम उठाते हैं, और हमें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। और तीसरा, भारत टैक्सी का मूल जो संदेश था वो फॉर द ड्राइवर, बाय द ड्राइवर, टू द ड्राइवर था, जो उसके बाई लॉज में लिखा हुआ है। लेकिन उसको जो क्रियान्वित करने वाले कुछ लोग हैं जिन्होंने 5000 बाइकों को जोड़कर और ये कहा कि अगर आपको काम करना है तो करो, नहीं तो चले जाओ। इसके अलावा किराया ड्राइवरों की मर्जी से तय होना चाहिए था, किराया हमारे ऊपर थोपा गया। तो ये 3 लोग मिलकर हमारे ड्राइवरों के इस धंधे को, हमारे इस ट्रेड को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। अब ये देखिए, इस तरह की तख्तियां लेकर आपको यहाँ पे बहुत मिल जाएंगे। अभी मैंने इससे पहले भी जो है इनका मुद्दा उठाया था कि भाई किराए को लेकर बड़ा इशू हो रहा है, तो ये इस तरह की तख्तियां खूब मिल जाएंगी यहाँ आंदोलन में कि भाई हमें चाहिए पूरा किराया।
भैया बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार बुलंदशहर नरोरा से। आप बुलंदशहर से आए हो? जी सर। तो यहाँ दिल्ली में गाड़ी चलाते हो? जी जी जी। अच्छा, तो बताइए क्या किराए का क्या इशू हो रहा है आपका? सर मुझे ट्रैफिक में 10 रुपए किलोमीटर मिलता है। ओला उबर कस्टमर लोकेशन में पहुंच जाओ, ठीक है, कैंसिल कर देता है। कैंसिल करता है कस्टमर हमारे लिए गाली गुप्ता भी देता है। हमारे लिए कोई अधिकार है या नहीं? हमारा आरडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ससार ले लिया जाता है। कस्टमर का कुछ भी नहीं है। अभी नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। आप मुझे अभी केवल किराए पे बताओ कि किराए को लेकर क्या इशू है। पहले आपको कितना जो है किराया मिल जा रहा था, अब कितना मिल रहा है, जिसकी वजह से आप आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं? हमें ओला उबर रैपिडो 10 रुपए किलोमीटर दे रहे हैं। अच्छा, जबकि पहले कितना था? पहले भी 10 था और आज हमें 25 रुपए किलोमीटर चाहिए। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि बढ़ोतरी की जाए? हाँ जी। तो ये 10 रुपए किलोमीटर कब से चल रहा है आपके हिसाब से? सर ये तो मुझे 2 साल से समथिंग हो गई है। अरे 2 साल से आप चला रहे हैं गाड़ी? हाँ जी। ठीक है, तो आप चाह रहे हैं 25 रुपए किलोमीटर किया जाए। हमारे किस्त भी नहीं भरी जानी गाड़ियों की। अच्छा, नहीं इसमें जो देखिए महंगे हो गए हैं, पार्ट्स महंगे हो गए, सीएनजी महंगी हो गई है। 7 रुपए हमारी कॉस्ट पड़ रही है, 3 रुपए में हम अपने बच्चे पाले, किराया दें, क्या करें? या ड्राई रन भी चलाए पिकअप करने के लिए। गाड़ी का खर्चा है 1300 पर डे। गाड़ी का खर्चा है, टैक्स, यूपी टैक्स, हरियाणा टैक्स और गैस और जो कंपनी है उनका पास, सारा कुछ बना के 1350 रुपए का बनता है। पहले हमें ये निकालना पड़ता है, उसके बाद हम अपने घर का देखेंगे। नहीं, अभी मैं बताऊं, अभी मैंने पिछले कुछ आप लोगों से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे पहले जो 3-4 महीने पहले तक जो आपको ओला उबर में किराया मिल रहा था प्रति राइड, उसके मुकाबले अब जो है वो घट गया है, ऐसा है? वो इन्होंने एसी नॉन एसी कर दिया। अच्छा, इस वजह से किराया और कम कर दिया। 1.5 घंटा लगता है हमें ट्रिप का, 250 रुपए मिलते हैं। अच्छा, अगर हम 1.5 घंटे की एक ट्रिप करते हैं तो हम 10 घंटे में कितना पैसा कमाएंगे? ज्यादा 1300-1400 रुपए। 1300-1400 रुपए में हमारी 1000 रुपए की सीएनजी लग जाएगी, तो हम क्या लेके जाएंगे अपने घर पे? सर दिल्ली के ट्रैफिक में 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से टैक्सी चलाना बहुत ही खतरनाक है, जिससे हमारा खर्चा 3 रुपए तो का 2 रुपए भी नहीं बचता। यहाँ से हम गुड़गांव जाते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे के ट्रैफिक जाम में बसते हैं। बंदे नॉन एसी बुक करके एसी चलवा के आते, नहीं तो बंदों की तबीयत खराब होती है सवारियों की, तो हमें उसमें बच क्या रहा है। उसके बाद हम टोल टैक्स दे रहे हैं, एमसीडी टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, और प्राइवेट वाला जो अपनी कंपनी से निकलता है डायरेक्ट अपनी आईडी ऑन करता है और अपना गुड़गांव से दिल्ली घर आने के अंदर वो अपना सवारी बैठा के लाता है। वो अपने ऑफिस से भी कमा रहा है और गाड़ी से भी कमा रहा है, और टैक्सी ड्राइवर तो सिर्फ टैक्सी चला रहा है और उसको मिल क्या रहा है, वो सिर्फ किस्तें भर रहा है, रोड टैक्स भर रहा है। जो हम कमा रहे हैं वो सरकार को देते हैं या बैंकों को किस्तें भरते हैं। इसके अलावा देखिए सर, ये आपने भी भारत टैक्सी में देखा भाई, भारत टैक्सी मैं पहना हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहन लीजिए, मतलब आप उसमें भी गाड़ी चला रहे हैं ना भारत टैक्सी में? अभी तो लॉन्च हुई है, लेकिन ओला उबर रैपिडो इतनी फर्जी हो गई है। मेरा ओरिजिनल आईडी सब कुछ मेरे को ब्लॉक कर दिया है। वो अभी मैं दूसरा लाइसेंस लेके जाऊंगा, मेरी आईडी चालू कर देगा। पहले तो फ्रॉड है इसका ओला उबर का बहुत। उसके बाद इसके कस्टमर इतने गंदे, मारने मुड़ने के पैसे मांगने के, मारने मुड़ने पे तैयार हैं। 3-4 बैठते हैं सवारी, मारने मुड़ने के ड्राइवर, कहीं सेफ्टी नहीं है। अब किलोमीटर महंगाई के सीएनजी पेट्रोल के हिसाब से किलोमीटर 0 है सर, और इंश्योरेंस प्रीमियम महंगा पड़ रहा है, हमारा टैक्स महंगा पड़ रहा है, एमसीडी लेते हैं हम गाड़ी चलाए या ना चलाए, हम 6000 रुपया महीने के 1 तारीख को भर देते हैं टैक्स सरकार को। अब हमारा पैसा मिले ना मिले वो किसी का गारंटी नहीं है सर, और रेट तो है ही नहीं, 0 है हमारा, बस गुजारा भी नहीं हो रहा है। आज से 10 साल पहले सीएनजी का रेट 50 रुपए था और आज 77 रुपए हो रखा है, लेकिन किराया जो 10 साल पहले था आज भी किराया वही है। 10 रुपए किलोमीटर मिलता है। 10 रुपए किलोमीटर में चाहे वो राइड 1 घंटे में हो जाए, 15 मिनट में हो जाए, 2-2 घंटे की रेट होती है, जिसका खर्चा जो ना डबल भी बढ़ जाता है, अपनी जेब से उल्टा पे करना पड़ जाता है। इतना होता है। कोई ट्रिप तो ऐसी मिलती है जो इतना टाइम लग जाता है कि जितना जो 250 मिलता है वो सीएनजी में लग जाता है। पहले हमें पीक आवर्स मिलते थे, पहले मिलता था पीक आवर्स, अब पीक आवर्स कर दिया बंद।
पहले देखिए ये बड़ी ये गलत है। पहले तो डीजल गाड़ी चल रही थी, हाँ। तो सीएनजी लाए। अब सीएनजी गाड़ी पे हम आए हैं, अब बैटरी गाड़ी लाओ। हम यही बदलते रहे गाड़ी, 10-10 लाख 15-15 लाख हर साल में। पीक आवर्स वाला वो जो है वो बंद हो पहले गया। पीक आवर चलता था तो रेट बढ़ते थे, तो उसमें क्या होता था ट्रैफिक में एक मिनट, ट्रैफिक में क्या होता था रेट थोड़ा बढ़ गया तो हमारा मैनेज आ गया। अब क्या हो रहा है कि पीक आवर्स चाहे कितना भी हो, चाहे 2 किलोमीटर 2 घंटे में जाए गाड़ी, लेकिन मिलना वही 50 रुपए है। तो वो 100 रुपए की तो सीएनजी लग गई, फिर हमें क्या मिला। अभी सर्दी है तो थोड़ा मैनेज है, जैसी गर्मी आ जाएगी। अब पूरे दिल्ली में देखो, दिल्ली पूरा ब्लॉक रहता है, हमेशा ब्लॉक रहता है। 10-10 किलोमीटर की दूरी आप 1-1 घंटे में तय करते हो। एसी चलेगा तो क्या मिलेगा, उल्टा हमारी जेब से जाएगा, उल्टा जेब से जाता है, कुछ नहीं मिलेगा। 77 रुपए सीएनजी है, रेट हुई 10 रुपए। आप बताइए जी। ये जो अभी प्राइवेट कंपनियों को दे रखे हैं ठेकेदारी पे, प्राइवेट कंपनी हटके सबसे पहले तो भारत सरकार अपना रेट पूरे भारत में एक तय करे। एक रेट तय करे, पूरे टैक्सी ऑटो जो भी है सबका एक रेट तय करे पूरे भारत में। दूसरी बात है, जितने रिंग रोड है सब पे बैटरी रिक्शा अवैध चल रही है, पुलिस की अवाही हो रही है दिल्ली में। और उसके बाद में ओला उबर में मोटरसाइकिल चल रहे हैं प्राइवेट। ये किस कैटेगरी में चला रहे हैं प्राइवेट का, ये कौन से कानून चला रहे हैं। एक बड़ी जो दिल्ली में, थोड़ा इधर भाई, एक दिल्ली में बड़ी समस्या हो रही है, बाकी जगह है नहीं, मैं नहीं जानता हूँ क्या हो रही है कि जो टैक्सी चला रहे हैं इनका ये कहना है हम सारे नियम कायदे टैक्स टूक्स जितना सरकार को देना होता है ये सारे दे रहे होते हैं, लेकिन एक तो ये जो प्राइवेट व्हीकल को टैक्सी बना के चला रहे हैं ये, दूसरा जो प्राइवेट बाइक को जो है टैक्सी बना के चला रहे हैं ये, और तीसरा ई रिक्शा। ये इन्होंने जो है, क्योंकि इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा, कोई कुछ नहीं देना पड़ रहा, ये बहुत सस्ते में जो है सवारी ले लेते हैं और काम निपटा देते हैं। इससे वो लोग जो टैक्स दे रहे हैं उन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि वो टैक्स भी दे रहे हैं, नियम कायदे का पालन भी कर रहे हैं, और इन पे वो लोग भारी पड़ रहे हैं जो टैक्स नहीं दे रहे और नियम कायदे का तो कोई पालन करने का कोई इसमें है ही नहीं। यही कह रहे हैं ना आप? वही कर रहे हैं। दूसरी बात है, जो हमारा एक दिन का परमिट लेट होता है, 5 नंबर वाला गाड़ी बंद कर देता है, 40 से 50 हजार रुपए जुर्माना करता है। अच्छा। और उसके बाद में वहाँ परमिट खुलाने के लिए 4-4 चक्कर काटना पड़ता है। कहता परमिट होल्डर को बुलाओ, ओनर को बुलाओ, लेकिन दलालों से ऐसे ही कर देते हैं। दलाल 10-20 हजार रुपए लेता है, ऐसे कर देते हैं मिनटों में। ये भाई ये सरकार को देखना चाहिए भाई, इसलिए यहाँ ऐसे ही सब इकट्ठे नहीं हुए। बताइए जी। देखो, समस्याएं तो हमारी अनेक है, मतलब जिनका कोई पार नहीं है। टैक्सी समाज को इतनी समस्याएं है ना जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन आज जो हम आए हैं यहाँ पे, इस पर हम 2 मुद्दों पर आए हैं। एक तो ये है कि हमारा किराया 25 रुपये, कम से कम 25 रुपये हो। दूसरा ये है कि ये ओला उबर अभी भारत टैक्सी में भी जो है प्राइवेट बाइक जोड़कर 5000, जो हमको ये बताकर भारत टैक्सी को कामयाब करने में हम अग्रणी हैं। हम फाउंडर मेंबर हैं, मैं भी हूँ, हमारे साथी भी भारत टैक्सी में। हाँ, अच्छा। और हम इन्हें ये खड़ी करिए फाउंडर मेंबर हमने बनाए। ठीक है। उसके बावजूद वो उस टाइम में हमें नहीं बताया गया कि प्राइवेट बाइक जोड़ी जाएगी। उस टाइम यही बताया गया था कि नहीं जोड़ी जाएगी। आप ये बताइए, क्या ये भारत टैक्सी जो है इसके अंदर प्राइवेट बाइक जोड़ी गई है? हाँ, प्राइवेट बाइक जोड़ गई है। और ये कैसे जोड़े? वो मर्जी है उनकी, इसके खिलाफ। और प्राइवेट कार भी है इसके अंदर? इसके खिलाफ अभी कार नहीं जोड़ी गई है, लेकिन प्राइवेट बाइक जोड़ी। आने वाले समय में फिर कार भी जोड़ देंगे, हमारे तो हाथ कट जाएंगे ना। इसलिए हम यहाँ खड़े हैं कि प्राइवेटीकरण बंद हो, सिर्फ टैक्सी चले। हम भारे भरकम खर्चे दे रहे हैं। हमारी सीएनजी जो है, जिस टाइम में 2012 से 12 रुपए किलोमीटर था किराया, आज 26 हो गई, लेकिन हमारा किराया बढ़ा नहीं है, 10 रुपये हो गया 12.5 की जगह। अच्छा, 2012 में किराया तय हुआ था 12.5 रुपए मीटर किराया, 12.5 रुपए प्रति किलोमीटर किराया। अच्छा, आज 26 हो गई है, इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। 14 ये सरकारें कर नहीं रही है। अच्छा, तो आज अभी कितना है? आज वही है, आज तो 12.5 से 10 रुपए किलोमीटर भी ओला उबर कंपनियां दे रही है हमें। और आज 26 में
77 रुपए CNG दिल्ली में हो गई है। इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है। 10 रुपए में, और चाहे 1 घंटे की राइड हो, वहाँ 2.5 घंटे लग जाए, कोई किराया नहीं बढ़ेगा। तो आदमी ड्राइवर खाएगा क्या? तो हमारी मांग दो ही है, एक तो 25 रुपए किलोमीटर स्थायी किराया हो, और साल 2 साल में जब भी महंगाई भत्ता बढ़े तो उस किराए में इम्प्लीमेंट हो, रुपया 2 रुपया जो भी हो। ठीक है भाई, मुझे एक चीज, दूसरा प्राइवेटीकरण बंद, प्राइवेट को हम नहीं लागू करने देंगे। इस मुद्दे को लेकर हम यहाँ सारे पूरा और इंडिया समाज जो है, यहाँ ड्राइवर समाज खड़ा है। ठीक है भाई, इसमें एक बात मैं बताऊँ आपको, हुआ क्या है, कोरोना के दौरान बहुत से लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि भाई स्कूटी या बाइक से ये टैक्सी उसको कन्वर्ट करके, मतलब अनौपचारिक तौर पर चलानी शुरू कर दी। तो भारत टैक्सी में संभवतः ऐसे ही लोगों को जो है जगह दी गई कि भाई आप अपनी जो प्राइवेट बाइक है उसको टैक्सी बना के चला लीजिए। लेकिन यह जो टैक्सी ड्राइवर हैं ये इस बात पे आपत्ति कर रहे हैं कि भाई हम तो सारे नियम कायदे का पालन करके जो है यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन प्राइवेट बाइक जिसकी वजह से इनका धंधा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो बहुत सस्ते में काम उसमें हो जाता है, तो टैक्सी का धंधा प्रभावित हो रहा है। तो वो बहुत सस्ते में बिना कमर्शियल के दायरे में आए हुए, बिना कोई नियम कायदा पालन किए, बिना कोई अलग टैक्स दिए, जो ये टैक्स देते हैं पीली नंबर प्लेट वाले, तो वो जो है सारा फायदा जो है बिना उसके उठाए जा रहे हैं। तो भाई जो सारे नियम कायदे का पालन कर रहा है, मैं बाइक टैक्सी के खिलाफ नहीं हूँ, उनको भी अपना घर चलाने का और अपने परिवार को पालने का पूरा अधिकार है, खासतौर तब जब कोरोना में बहुत लोगों की नौकरी गई है। लेकिन वो लोग तो बिल्कुल आपत्ति करेंगे ही जो पहले से नियम कायदे का पालन कर रहे हैं। या तो सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि भाई सबके इनके लिए भी जो टैक्स वैक्स है वो कुछ कम कर दे कि भाई हमने कम कर दिए हैं, ताकि सब में एक समानता आए। लेकिन जब आप इनसे टैक्स लेंगे, इन पर सारे नियम कायदे आप लागू करवाएंगे और फिर कुछ लोगों को आप रियायत देंगे, तो फिर भाई ये आपत्ति करेंगे और सड़क पर ये लोग उतरेंगे ही। बताओ भाई साहब। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, इतने जो सारे हमारे को जैसे इंश्योरेंस भरते हैं हम, डॉक्यूमेंट, फिटनेस परमिट, इस पे भी हम है ना दलाली देते हैं लोगों को, और ये पैनिक बटन भी हमारे ऊपर सिस्टम ठोक दिया गया है जो चलता नहीं है ढंग से। अच्छा, पैनिक बटन लगाना होता है उसमें। हाँ, जो इसका हर साल हम खर्चा देते हैं, मीटर पास कराने का खर्चा देते हैं, ये क्या प्राइवेट गाड़ियां देती है क्या खर्चा इतना? ये बताइए आप। उन्हें अटैच करके ये हमारे बच्चों को रोड पे लाना चाहते हैं, जो हम थोड़ी मेहनत करके जैसे भी गुजारा कर रहे हैं। तो ये क्या चाहते हैं कि हम बिल्कुल ही है ना, मतलब अपना बोरे बंद करके टेंटों में रहने लग जाएं। आप बताइए भाई साहब, कुछ कहते हैं, फिर मैं जो कस्टमर के सवाल हैं वो पूछूंगा। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आगे के ऑफिस पे जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए, तो ऑफिस से ये भाग जाते हैं, ऑफिस बंद करके भाग जाते हैं, नहीं तो अपने ऑफिस के आगे बाउंसर बिठा देते हैं। ये ओला उबर वाले, ओला उबर वाले। आज उबर का कोई, ओला का कोई ऑफिस नहीं है। आप कहीं भी जाके पता करो, कोई ऑफिस नहीं है। अगर जाते हैं उबर के ऑफिस में तो बाहर जाके देखो, कम से कम नहीं तो 40-50 बाउंसर बैठा रखे हैं, चेकिंग करके फिर अंदर जाने देते हैं और प्रदर्शन करने जाते हैं। सबका सब स्टाफ भाग जाता है वहाँ से, कोई भी स्टाफ, एक स्टाफ भी नहीं रहता वहाँ पे। अब हम जाके किसके आगे सुनाए अपनी बातें कि हमारे को तकलीफ ये हो रही है, कोई नहीं सुनता हमारी। 22,000 रुपए मुझ पर माइनस कर रखे हैं, DDA भरने के लिए मुझ पर 22,000 रुपए कर रखे हैं उबर ने। वो कह रहे हैं आपने 8 महीने में 5 लाख रुपए कमा लिया। मैं 5 लाख रुपए मैंने कमाया है, ये अपनी कमीशन लेते हैं, कमीशन हर पे लेते हैं, और 1700 रुपए में ID ब्लॉक करते हैं। मुझ पर 22,000 रुपए प्लस कर रखा है। यूँ करें DDA जमा करो 22,000 रुपए, जब आपको राइड मिलेगी। आपने 1 साल से पहले 5 लाख रुपए कमा लिया। कस्टमर, मैंने आप लोगों के पूरे सवाल सुन लिए भाई। कस्टमर की भी आपसे बड़ी शिकायतें हैं कि भाई राइड कैंसिल कर देंगे, या आपको ही कह देंगे कि आप राइड कैंसिल कीजिए, या कैश पेमेंट मांगते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं कस्टमर की, थोड़ा उस पर बताइए भाई। क्या ड्राइवर को सेंसिटाइज होना नहीं चाहिए? मैं मान रहा हूं कि बहुत से कस्टमर भी सारे एक से नहीं होते, ऐसे ड्राइवर भी ऐसे नहीं होते, बहुत से ड्राइवर बहुत अच्छे भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आप लोगों ने अपनी शिकायतें बताई, ऐसे कस्टमरों की भी बड़ी शिकायतें हैं, थोड़ा उस पर बताइए कि क्या ड्राइवर को सेंसिटाइज नहीं होना चाहिए, जो ग्राहक है उसको देवता मानकर जो है ट्रीट नहीं करना चाहिए? नहीं, हमारा जो कस्टमर है हमारे लिए भगवान है। हमारा जो धंधा है वो भी हमारे लिए पूजनीय है। पर क्या है कि अगर हमें हमारा सरकारी रेट मिल जाए तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, कस्टमर से हमारी लड़ाई नहीं होगी, जहाँ कहेगा वहाँ ले जाएंगे। पर अगर ये चीज़ नहीं मिलेगी तो आपस में मिसकनेक्शन रहेगा। ओला उबर हमारी सुनती नहीं है। अगर कस्टमर गलत है तो हो सकता है हमारा ड्राइवर भी कोई गलत होगा, तो पर ऑफिस होना चाहिए ना, उसके लिए हमारे को एंट्री होनी चाहिए, हमारी बात सुनी चाहिए। सीधा ID बंद क्यों?
हम क्या मतलब इस धरती के नहीं है क्या वासी? हम एलियन है, बाहर से आए क्या? तो हमारी भी सुननी चाहिए। और देखिए मैं तो एक चीज और कह रहा हूँ कि भाई जैसे सारे कस्टमर एक से नहीं होते, कुछ कस्टमर जरूर बदतमीजी भी करते हैं ड्राइवर के साथ में, बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं, उनको करते हैं गाड़ियों में, अपने पशुओं को लाते हैं, उसमें हक देते हैं यार। हम कितना उठाएंगे उनका यार? वो डस्टबिन बना दी हमारी गाड़ियों को। ठीक है, जैसे सारे ड्राइवर एक से नहीं होते, ऐसे सारे कस्टमर भी एक से नहीं होते। तो हमें ये देखना है कि भाई, और एक और समस्या क्या होती है कि आप ये देखिए हमारा समाज जो है वो इन ड्राइवर्स को कैसी निगाह से देखता है। आप सड़क पर चलते हुए नोटिस कीजिएगा कि कोई भी बड़ी सी गाड़ी में आ रहा है और उसके सामने कोई टैक्सी जा रही है तो वो ऐसे हॉर्न मारता है जैसे सड़क उसके बाप की है, और ये टैक्सी वाला सड़क पे कैसे आ गया? कि अगर मेरे पास प्राइवेट मारुति 800 भी है ना तो उसकी इज्जत है। ये मैंने अपना साफ देखा हुआ है। पुलिस वाला भी है ना, उसकी वो बड़ी वो करता है। टैक्सी गाड़ी को आजा भाई तेरी क्रेन से गाड़ी उठा ले जाऊंगा। क्यों भाई? हम क्या यहाँ पे टैक्स नहीं भरते या हम अपना डॉक्यूमेंट हमारे टूटे हुए क्यों? मारुति 800 और हमारे में इंसान तो एक ही है ना यार। हमारी भी इज्जत है, उतने ही हम इस देश के नागरिक हैं। तो हमें बिल्कुल हमारे को इज्जत हमारी एक समझना चाहिए हमें। बताइए आप क्या कह रहे हो? ये कह रहा हूँ, हमारे अगर रास्ते में 1 मिनट का पिकअप 1 मिनट का ड्रॉप भी नहीं करने देता है, गाड़ी से पीछे हॉर्न मारता है। इसके बाद कस्टमर का कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। कस्टमर अभी सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है रैपिडो के थ्रू से। रैपिडो वाले के थ्रू से हर एक तरह का फ्रॉड हो रहा है, जैसे कि पैसे को लेके, ठीक है, और गाड़ी छिनताई का हो रहा है बहुत ज़्यादा अभी। अधिकतर रैपिडो की तरह से ये बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। ठीक है। हाँ जी भाई साहब बताइए। जी मेरा ये कहना है कि जो प्राइवेट गाड़ी को यहाँ पे लाने का जो काम कर रहा है सरकार ने, इस चीज़ को हटाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है हम भारत टैक्सी में कह रहे हो? भारत टैक्सी में, और जो पहला नंबर तो भारत टैक्सी में ही है। और बाइक जो है ओला, उबर और रैपिडो सब में चल रही है, और जो कि प्राइवेट है। और हम लोग जो है हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, और लेकिन ये प्राइवेट गाड़ी वाले जो मतलब अपना काम कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। और उसके बाद ओला उबर जब हम चलाते हैं तो इसमें कस्टमर का भी KYC होना चाहिए, ताकि ड्राइवर सुरक्षित रहे। आज आए दिन हर ड्राइवर मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है। अभी एक घटना हुई थी, सूरज नाम के कैब ड्राइवर की गला घोट कर, मतलब ये बताया गया है कि पैसेंजर पीछे बैठा हुआ था और सूरज जो था वो गाड़ी चला रहा था, पीछे से मफलर से बता रहे हैं, मफलर से उसका गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। तो उसके बाद से जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो बहुत डरे हुए हैं अपनी सुरक्षा को लेकर। मैं बिल्कुल डरा हुआ हूँ, आज से 4-5 दिन से मतलब इतना डरा हुआ हूँ इंटरसिटी राइड लेने का, तो दिल ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कहीं उधर से जाऊँ और अगले दिन न्यूज में आ जाए है कि फलाने टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई। और इसीलिए हम लोग डरे हुए हैं, तो सरकार को इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है, बताइए भाई साहब। दूसरी चीज़ भैया ये ओला उबर जो भी है, ये अपना पास लेने के बाद ड्राइवर के बारे में सोचती नहीं है कुछ भी। बुकिंग मिले या ना मिले उनका पास सीधा हो गया। दूसरी चीज ये पिकअप करने का कोई पैसा नहीं मिलता है मुझे। 10-10 किलोमीटर से भाई पिकअप आता है, मैं पिकअप करने जाता हूँ, राइड कैंसिल हो जाती है, उसका भी पैसा नहीं मिलता है। भाई ये देखिए, ये जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं एक कस्टमर हूँ या राइडर हूँ, मैंने एक गाड़ी बुक करी, तो जैसे मैं ये शिकायत करता हूँ कि ड्राइवर ये करते हैं, या तो ये राइड कैंसिल कर देते हैं या आने से मना कर देते हैं। ऐसे ड्राइवरों की ये शिकायत है कि भाई मान लीजिए 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से ही आ रहे हैं और बीच में जो है कस्टमर ने राइड कैंसिल कर दी, तो फिर जो ये इनका नुकसान हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो ये एक अहम बात है। अभी तक एक चीज तरफ का पक्ष देखा गया है, दूसरी तरफ का पक्ष यहाँ से निकल के आ रहा है। दूसरी तरफ ये जाम का जो भी जाम लगता है उसका कोई पैसा नहीं मिलता है। तीसरी चीज़ ये है, हम अगर कहीं इंटरसिटी राइड लेके जाता हूँ, मेरे साथ अगर कोई भी दुर्भाग्य होता है, पहले तो डर डर के मैं खुद ही जाता हूँ, स्टाफ को जैसे बताता है कस्टमर वैसे लेके जाता हूँ। दूसरी बात, उससे मैं कल एक इंटरसिटी राइड लेके गया, मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, तो उसने बोल दिया मैं पैसा नहीं कर दूंगा। और दूसरी चीज़, मुझे आप अपनी गाड़ी बुलाओ, मुझे ढिलवाओ, और ऊपर से धमकाओ नहीं दे रहा, मैं पैसे नहीं दूंगा, जो करना है वो कर दो। अब फैमिली थी, उससे मैं क्या ही बोलता। उसने फिर भी मेरे 500 रुपये काट के तब 500 रुपये दिए। मैंने कोई बात नहीं, मेरा समय आज खराब है, मेरी गाड़ी खराब है तो मैं ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, जो मिल रहा है वही बहुत है। भाई ऐसे दबाया जाता है मुझे। देखिए भाई, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, एक ज्ञान की बात सुनिए। गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा अहंकार से आता है। अहंकार क्यों होता है? आपको लगता है आप कुछ विशेष हैं, आप बहुत बड़े हैं। जब आप अपने आप को बहुत बड़े मानते हैं, कुछ विशेष मानते हैं, तो आप ये भी मानते हैं कि जो आप सोच रहे हैं
वही सही है, और जो गलती है वो हमेशा दूसरे की मानते हैं। तो अब आप जो है दूसरे पे गुस्सा करते हैं। तो ये जब तक ये मानसिकता आप नहीं बदलेंगे तब तक, मैं केवल कस्टमर को नहीं कह रहा हूँ, राइड करने वाले को या पैसेंजर को नहीं कह रहा हूँ, ये गलती इनकी भी हो सकती है। तो भाई अगर आप सामने वाले की इज्जत करेंगे, प्यार से बात करेंगे, तो बहुत संभव है कि सामने वाला भी आपसे प्यार से बात करेगा। लेकिन आप तू तड़ाक करके बात करेंगे और सामने वाले को समझेंगे नहीं, तो भाई फिर सामने वाला भी कब तक आपकी इज्जत करेगा। थोड़ा ये सोच के देखिए, सोचने की जरूरत है। सामने वाले को इज्जत दीजिए, इज्जत तभी मिलेगी जब आप इज्जत देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप इज्जत देना और आपको मिलती रहे, ये नहीं हो सकता है। ठीक है ना जी? हाँ जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। ठीक है, ठीक है भाई, धन्यवाद। तो जी हाँ। मेरा एक टॉपिक है, मेरा एक किराए को लेकर टॉपिक है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि कुछ मतलब दिन में किराया कुछ होता है और शाम को किराया, रात को नहीं, शाम को किराया कुछ होता है। वो किस कारण से होता है? क्या दिन में मतलब पेट्रोल और सीएनजी जो है वो फ्री में आता है? फ्री में आता है? इसलिए होगा ना पीक आवर्स वगैरह का इसका। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताओ, वही 1.5 घंटे का राइड हमें दिन में 300 रुपये मिलता है, और वही 1.5 घंटे का राइड शाम को 800 रुपये मिलता है। क्यों? चेक कर लो ना किराया क्या है। और क्यों देगा, ऐसा क्यों देगा, ये बताओ मैं आपको। दिन में हम बेवकूफ है क्या? हम अपनी तरफ से पेट्रोल और सीएनजी पैसे फूकेंगे? ये बताओ आप मेरे को। नहीं, पर पीक आवर्स का नहीं, आप जो दिन और शाम बता रहे हो, ये पीक आवर्स बता रहे हो या नॉन पीक आवर्स? सर नॉन पीक आवर्स में भी वही हाल होता है और पीक आवर्स में भी वही हाल होता है। कई कई राइडें ऐसी होती हैं जो 1.5 2 घंटे की राइडें 400 रुपए की होती है। अच्छा, सिर्फ 400 रुपए की। और कई कई राइडें ऐसी होती हैं जो डबल भी मिलता है। ऐसा क्यों? तो एक लेवल में रहे ना भाई। ये इन्होंने जो सवाल उठाया है, ये एक सिस्टम का सवाल है कि किस आधार पर ये जो कंपनियां हैं ये किराया तय कर रही हैं कि भाई उतने किलोमीटर का कभी जो है आपको इतना मिल जाता है, कभी उतने किलोमीटर का इतना भी नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब एक बात समझ लो, सपोज दैट कि कोई बंदा पर्टिकुलर की 20 दिन के लिए काम कर रहा है, ठीक है। अब उसको तनख्वाह से उसको बोला जाता है कि भाई आपको 30 दिन के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसा लगेगा उसको? कि पैसा जो है उसको 20 दिन का ही मिलेगा, लेकिन काम उसको 30 दिन करना है। कैसा लगेगा? ये कौन 10 दिन? वही वाली बात, कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी है सर। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि आप किराया जो है दिन में कुछ और दे रहे हो, उसी 1.5 घंटे 2 घंटे की राइड 300 रुपए दे रहे हो, और शाम को आप 700 रुपए दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? पर खैर कुछ होगा, पर मेरा ये कहना है कि भाई कंपनी ये स्पष्ट करे भाई किस आधार पर जो है ये किराया बन रहा है, ताकि सबको क्लियर रहे, केवल इनको नहीं, जो यूज कर रहा है, जो कस्टमर है, उसको भी ये स्पष्ट रहे, ताकि जब वो बुक कर रहा है, क्योंकि बाद में विवाद ये होता है, वो ये कहते हैं इन्होंने ले लिया। अरे भाई ये किराया इन्होंने नहीं बनाया है, वो कंपनी ने बनाया है। कंपनी ने किस आधार पर बनाया है ये पता नहीं है। यही तो बात है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। असल में लड़ने के लिए कौन लोग सामने उपलब्ध होते हैं? एक तो ये लोग होंगे, एक हम लोग होंगे, हम लड़ते रहेंगे। लेकिन जबकि ये विवाद जो है कहाँ से उत्पन्न हुआ किराए का, ये कंपनी के उससे हो रहा है। अभी आजकल तो ऐसा हो रहा है कि पीक टाइम के अंदर में ना कस्टमर उबर राइड बुक करता ही नहीं है। अच्छा, एग्जैक्टली बताऊं मैं आपको, शाम को 5 बजे के बाद ना सबको पता लग गया है कस्टमर्स को कि पीक टाइम में रेट बढ़ जाते हैं, और जिसके कारण से कस्टमर बुक नहीं करता है। नहीं, पर मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मतलब दिक्कत ये हो रही है, हम राइड बुक करते हैं, बार बार कैंसिल होती रहती है। पर वो आप लोग बता रहे थे कि वो क्योंकि किराया कम मिल रहा है इस वजह से नहीं करते हैं। नहीं सर, बुक ही नहीं करते सर, बुक ही नहीं करते कस्टमर्स। अच्छा, वो आपके पास भी कम बुकिंग आ रही होगी? अब सब नहीं होती है वो। अगर आप सर्च मारो आपको तो लगेगा राइड उठा ली किसी ड्राइवर ने, नहीं होती। हम तो अगर हम ड्राइवर कैंसिल करता है तो उसमें 100 रुपये रखो आप, कस्टमर कैंसिल करता है तो उस पर 150 रख दो, या 50 हम पे रखो या 100 कस्टमर पे रखो। करेंगे क्यों कैंसिल हम? बिल्कुल एग्जैक्टली, हम कैंसिल करेंगे नहीं, हमें नौबत ही नहीं आएगी ऐसी। अगर हमें एग्जैक्ट फेयर अमाउंट मिलेगा तो हम कैंसिल क्यों करेंगे? मेरा कोई कम किराया मिल रहा है इस वजह से राइड एक्सेप्ट नहीं कर रहे ड्राइवर। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। मेरा कहना ये है सर कि अगर एक इक्वल फेयर दिन में भी वही रहे और शाम को भी वही रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो किसी चीज से पाबंदी नहीं है। That's all। ठीक है जी, तो ये थी ड्राइवर भाइयों की समस्याएं। इसमें मुख्य रूप से किराया बढ़ाने की मांग हो रही है। देखिए, ज़रूरी ये है कि भाई ड्राइवर लोगों की बात भी सुनी जाए, और कुछ जो कस्टमर के जो प्रतिनिधि हैं वो भी आए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं भाई साहब? सर, मैं अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन रजिस्टर नंबर 85 से। अच्छा, आप अहमदाबाद से यहाँ अपनी बात रखने आए हैं? भाई अहमदाबाद से दिल्ली आए हैं ये इस धरने प्रदर्शन के लिए? यस सर। तो आपके यहाँ क्या समस्या हो रही है जी? सर, हमारी जो माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी है, उन्होंने 2 कानून लेके आए, तो उनको रिमूव करवाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं सर।
काला कानून कौन से वाले? सर एक तो वाइट नंबर प्लेट वाली बाइक और कैब, वो दो के लिए हम आए। और वो जो भारत टैक्सी में लगेंगे? बाइक टैक्सी का इधर मुद्दा ही नहीं है, इधर मुद्दा है वाइट नंबर प्लेट की जो बाइक के और कार जो चल रही है। अच्छा, कमर्शियल में चल रही है? हाँ, कमर्शियल में चल, उसको बंद करवाना है। ये इसके लिए आए भाई, जो प्राइवेट बाइक, प्राइवेट कार टैक्सी बन के चल रहे हैं दोनों, कमर्शियल टैक्सी, ये उसके खिलाफ आए हैं कि भाई वही मैंने आपको बताया ना भाई, ये सारे नियम कायदे टैक्स टूक्स दुनिया भर के सारे का पालन कर रहे हैं ये पीली नंबर प्लेट वाले, और सफेद नंबर प्लेट वाले जो प्राइवेट हैं वो जो है कमर्शियल में आके वैसे ही उसका फायदा उठा रहे हैं। ये इनकी आपत्ति है ना? सर देखो, गवर्नमेंट को फिटनेस हम दे, इंश्योरेंस हम दे, और पीयूसी सब हम करवा के दे, और व्हाइट नंबर प्लेट वाले जिनके इंश्योरेंस नहीं, नंबर प्लेट तक टूटी हुई होती है, वो हमारे सामने वो सवारी उठा के लेके जाते और हम कुछ भी नहीं बोल पाते। और आप लोग का चलान भी भारी होता है प्राइवेट वाले के मुकाबले, आप कमर्शियल का है ना? हाँ सर, इंश्योरेंस भी महंगा होता है और चालान भी बहुत भारी होता है। मैं ऑटो चलाता हूँ और मैं टाइम निकाल के यहाँ पे आया हूँ सर। का मेरा नाम हैदर अली है, मैं आम आदमी पार्टी ऑटो विंग का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो अभी जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, नया साल आया, तो इन्होंने सबसे पहले एक ऑटो वालों को तोहफा दे दिया कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो फिटनेस फीस 0 की थी, इन्होंने उसको 800 रुपये कर दिया। ठीक है, और अब तो दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है, जबकि दिल्ली में प्राइवेट, दिल्ली में ये क्या कहते हैं, ये दिल्ली में जो क्या कहते हैं पेट्रोल और डीजल की टैक्सी तक बैन है। तो दिल्ली में प्राइवेट मोटरसाइकिल, पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल क्यों चल रही है? दूसरा सवाल यह है कि दिल्ली वालों को क्या जहरीली हवा से मारना चाहती है सरकार? जो कि अब तो दिल्ली में इन्हें रोकना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि दिल्ली में केंद्र में सरकार बीजेपी की, दिल्ली में सरकार बीजेपी की, एलजी साहब बीजेपी के और एमसीडी में बीजेपी। तो भाई इनको रोकने में कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो तुरंत रोक देना चाहिए इनको। हम ये चाहते हैं कि तत्काल सरकार कार्रवाई करे, अगर सरकार नहीं करेगी तो दिल्ली में ऑटो टैक्सी चालक अपनी हड़ताल करके सरकार को पूरा हिलाने की पूरी ताकत रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी, ये थे ड्राइवर भाइयों के मुद्दे, ये हमने दिखाए। भाई मेरा ये कहना है कि सबको अपना खाने कमाने का अधिकार है, और सरकार ने भी संभवतः इसी के वजह से जो है कई जगह अलाउ कर दिया कि जो प्राइवेट व्हीकल हैं वो कमर्शियल में चल रहे हैं और चलाए जा रहे हैं। भारत टैक्सी में बता रहे हैं कि प्राइवेट बाइक को अलाउ कर दिया कि वो टैक्सी बन के चल जाए। लेकिन भाई वही वाली बात है कि जो टैक्स दे रहे हैं, जो नियम कायदों का पालन कर रहे हैं, वो ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि बिना टैक्स दिए, बिना नियम कायदों का पालन किए वो लोग उनके बराबर आ जाएं और उनका जो अधिकार है वो छीन के ले जाएं। जो उनके कस्टमर हैं, जो ये क्योंकि टैक्सी महंगी पड़ती है और कमर्शियल टैक्सी और भी महंगी पड़ती है, और जो प्राइवेट में गाड़ी चलाएगा वो उसको कॉस्ट भी कम आएगी, और इसी वजह से वो सामने वाले को जो ऑफर करेगा किराया वो भी बहुत कम होगा। तो जो पैसेंजर है वो उसी पे जो है ऑप्ट करेगा, भाई कम में अगर और काम हो जाए तो ज़्यादा पैसा क्यों खर्च किया जाए। तो इस पर जो है कंपनियों को एक तो स्पष्ट ये करना चाहिए कि भाई किस आधार पर वो रेट तय कर रही है। ये ग्राहक के लिए और टैक्सी चालकों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ताकि मन में स्पष्टता रहे कि हाँ भाई इस आधार पे बना है, कोई तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है। ना ग्राहक को लगे कि उसको लूटा जा रहा है, और ना ही टैक्सी चालक को लगे कि भाई मैं तो काम कर रहा हूँ और जो है दूसरे लोग जो है पैसा बना रहे हैं या सस्ते में चले जा रहे हैं, बस मैं ही लगा हुआ हूँ सुबह से शाम तक। ये बहुत ज़रूरी है, और सरकार जो है रेट जो है टैक्सी चालकों का ये तय करे। इनका ये कहना है कि सालों से रेट जो है वो वहीं के वहीं हैं, और अब तो पहले से कम हो गए हैं। तो भाई एक ग्राहक के तौर पर मुझे लगता है कि हाँ भाई रेट कम है तो अच्छी बात है, लेकिन भाई अगर रेट ज़्यादा कम हो जाएंगे और ये बिजनेस ही वायबल नहीं रहा, फ़ायदेमंद नहीं रहा, तो ये जो टैक्सी चालक हैं ये कोई चांद से तो उतर के आए नहीं हैं या किसी और ग्रह से तो आए नहीं हैं, ये हम ही लोगों के बीच के तो लोग हैं सारे के सारे। तो भाई इन्हीं के काम धंधे प्रभावित होंगे, और इन्हीं के काम धंधे प्रभावित होंगे तो हम ही प्रभावित होंगे। आपको अगर टैक्सी नहीं मिलेगी तो फिर आप क्या करेंगे, सोच के देखिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं भाई ये तो वैसी हैं, तो आप सोच के देख लीजिए कि भाई अगर ये इस तरह की टैक्सी ना हो, मैं कंपनियों के भी खिलाफ नहीं हूँ, बहुत बढ़िया इस तरह की कंपनियाँ आई हैं और इसकी वजह से आपकी टैक्सी की समस्या बहुत दूर हुई है कि आप ऐप से बुक कर लेते हैं, वरना कहाँ कौन ढूंढने जाता है कहाँ से टैक्सी मिल रही है, कहाँ से कौन मिल रही है। तो इसलिए मैं कंपनियों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक पारदर्शिता होनी बहुत ज़रूरी है, और सरकार को ऐसी नीति बनानी ज़रूरी है कि सबको लगे कि हाँ सबको समान ही ट्रीट किया जा रहा है, और किराया जो टैक्सी चालकों को मिल रहा है उससे उनका घर भी चले, और जो ग्राहकों से लिया जा रहा है उनको भी ये ना लगे कि हमको लूटा जा रहा है।
दिल्ली के जंतर मंतर से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।